की कोशिश की। दूसरा एक जनरली प्रश्न आता रहता है, वो है इसका नेचर ऑफ द रिवॉल्ट। व्हाट वाज द नेचर ऑफ दिस होल रिवॉल्ट? ये इसको क्रांति बोलोगे कि नहीं बोलोगे, इसको विद्रोह बोलोगे कि नहीं बोलोगे, इसको सिपाही म्यूटिनी के तौर के ऊपर, कू के तौर के ऊपर देखा जाता है। सो जनरली ऐसा है कि जितने भी हिस्ट्री की थॉट्स है, वो थॉट्स के हिसाब से अपना अपना सबका व्यू पॉइंट है। क्योंकि मैंने बताया कि हिस्ट्री जनरली हर एक आदमी की जो आइडियोलॉजिकल बायसनेस होगी, उसके इर्द गिर्द तो थोड़ा बहुत आपको उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो परसीव डिफरेंटली बाय नेशनलिस्ट एंड कॉलोनियल हिस्टोरियंस। जो आपके ब्रिटिश हिस्टोरियन थे इसको कुछ और बोलेंगे, आपके जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे इसको कुछ और बोलेंगे, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे वो कुछ और बोलेंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर सोशियो आइडियोलॉजिकल बिलीफ। यहाँ पे जितने भी सामाजिक और धार्मिक आपकी जो वैचारिक जो धारा होगी, उसके हिसाब से आप उसका अलग अलग नाम दे दोगे। इंपॉर्टेंट यही है कि आपके जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, इनके इर्द गिर्द भी कोई भी आपको जो नेशनलिस्ट मतलब जो भारत के जो आपके इतिहासकार रहे हैं, उनके अंदर भी आपको एक कॉमन यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलेगी रिवॉल्ट को लेकर। ओके, कॉलोनियल हिस्टोरियंस की जनरल टेंडेंसी यही रहती है, जो आपके इंग्लिश हिस्टोरियंस थे, कि दे ट्राई टू डिनोट इट्स पैट्रियोटिक एंड पॉपुलर कैरेक्टर। ये लोग जनरली इसको डिनाई करते रहते हैं कि भाई ये पॉपुलर नहीं था, ये पैट्रियोटिक, या इसके अंदर आपको ये देशभक्ति वाला केस देखने को नहीं मिलता। They will also try to highlight the disunity, disorganization and the selfish character of the revolt. यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रिवॉल्ट था, हम लोग देखते हैं कि बहुत ही डिसयूनाइटेड थे। हम लोग इसके अंदर जब कॉजेस ऑफ फेलियर देखेंगे इसकी बाद वाली टॉपिक्स के अंदर, तो ये जानने को मिलता है। सो दे ट्राई टू से कि ये डिसयूनाइटेड था, डिसऑर्गेनाइजेशन था, बहुत ही सेल्फिश था, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि इन डूइंग सो दे डू नॉट एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ जनरल डिसकंटेंट एंड द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियंस। ये लोग आइडेंटिफाई तो करते हैं कि भाई डिसयूनाइटेड था, ये था, बट इनको ये नहीं दिखता कि ये क्रांति क्यों हुआ, ये विद्रोह क्यों हुआ। ये विद्रोह के पाछर जो पीछे जो रीजन था, वो था आपका अंग्रेजी राज और अंग्रेजी हुकूमत, जो बहुत ही शोषणकारी था। बट दे विल नॉट ट्राई टू सी एंड लिंक दिस थिंग अप। ये कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलता रहता है। ओके, तो आपके जॉन लॉरेंस सर सीली करके एक हिस्टोरियन थे, वो बोलते हैं कि सिपाही म्यूटिनी, इट वॉज ओवर पैट्रियोटिक एंड सेल्फिश। इसको खाली सिपाही म्यूटिनी ही बोलेंगे। हमने देखा कि देयर वर पीपल, देयर वर जमींदार्स, देयर वर कॉमन मैन, देयर वर पीजेंट्स, देयर वर वर्कर्स, देयर वर आल्सो किंग्स एंड द प्रिंसली स्टेट्स हु पार्टिसिपेटेड। बट इनका मानना यही है कि भाई ये सिपाही म्यूटिनी था। एक और थे रीस, एलिया रीस, बोलते इट वाज अ वॉर ऑफ रिलीजियस फैनेटिक्स बोथ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। बोले हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हो गए थे। अब देखें कि 1857 की क्रांति जो है, दैट वाज वन ऑफ द लैंडमार्क इवेंट्स इनटू द यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यहाँ पे क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में मिलकर झगड़े अंग्रेजों के विरुद्ध, तो इनको ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये धार्मिक युद्ध था, रिलीजियस फैनेटिक्स था हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में। एक होम्स करके एक और हिस्टोरियन है, वो बोलते हैं कि इट वाज अ वॉर बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। यहाँ ये बार्बरता और ये सभ्यता के बीच में बहुत ही बड़ी युद्ध थी। ओके, सो ब्रिटिश हिस्टोरियंस अपने हिसाब से उनका थॉट देते रहते हैं, और इनका जनरली यही टेंडेंसी है कि भाई इसको नकारा करो, इसको डिनाई किया करो। इंपॉर्टेंट हमको ये देखना है कि इंडियन हिस्टोरियंस का इसके विरुद्ध में या इसके ऊपर क्या कहना। सबसे पहले सर सैयद अहमद खान रिलेटेड टू अलीगढ़ मूवमेंट। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू राइट अबाउट द 1857 रिवॉल्ट। माइंड वेल, नाम याद रखने की कोशिश करिएगा कि इन्होंने सबसे पहले लिखा था। सो ही हेल्ड द ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द रिवॉल्ट एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड द जनरल डिसकंटेंट अमंग द पीपल। लोगों के अंदर जो थोड़ा बहुत ही द्वेष था, जो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध में था, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया अच्छी तरह से। कुछ भी हो जाए कि कुछ ये कारण तो था ही, ऐसा नहीं था कि भाई ये लोग ऐसे ही हो गए हैं। ठीक है, वीडी सावरकर बोलते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस, भारत की देशभक्ति की सबसे पहली लड़ाई थी ये पूरी की पूरी, नेशनल इंडिपेंडेंस। इसके बाद आपके आरसी मजूमदार करके हिस्टोरियन है, वो बोलते हैं कि इट वाज नाइदर नॉट फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर इट वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ना ही ये पहला, ना ही ये राष्ट्रीय, ना ही ये आपकी आजादी की लड़ाई थी। तो इंडिया के अंदर भी आपको अलग अलग ट्रेंड्स देखने को मिलते रहेंगे। एक इंसान बोलते हैं कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस, दिस गाय सेज इट वाज नाइदर फर्स्ट नॉट नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए कि यूपीएससी हैज द टेंडेंसी टू आस्क दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, और उसके नीचे एक डिस्कस, इलेबोरेट, कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, जितने भी आपके जो एडजेक्टिव्स है वो सब यूज कर देते हैं।
इसके लिए ये स्टेटमेंट्स में आपको पूछता ये इसके अंदर इंक्लूड करता हूं, क्योंकि क्यों ये बोला जाता है, क्यों ये नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलेंगे, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर के अंदर। तो हम लोग देखेंगे कि इसका क्यों, इसका टाइटा फिश क्यों हो गया, ये पूरा का पूरा रिवॉल्ट इतना अच्छा चला, 1858 के सितंबर तक आते आते इसको सप्रेस कर दिया जाता है टोटली। सो आपका 11th में 1857 से लेके आपका 1858 का सितंबर करीबन 1.25 साल तक ये रिवॉल्ट चलता है। उसके बाद उसको सब में काबू में कर दिया जाता है। दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली वॉज द फर्स्ट वन टू गेट कैप्चर्ड, टू गेट फॉल। ओके, तो दिल्ली की शुरुआत होगी और दिल्ली को ही सबसे पहले अंग्रेज कैप्चर कर देंगे। ओके, सुरेंद्रनाथ सेन, एसएन सेन, वो लिखते हैं कि इट वॉज अ वॉर विच स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन बट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस एसएन सेन ऑल्सो रोट द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ 1857 रिवॉल्ट। जब ऑफिशियल हिस्ट्री होती है आर्काइव्स के अंदर लिखा जाता है, तो आर्काइव्स के अंदर लिखने वाले जो जेंटलमैन थे वो थे एसएन सेन। तो नेहरू जी ने इनको अपॉइंट किया था कि आप 1857 रिवॉल्ट के हिसाब से गवर्नमेंट का जो थॉट प्रोसेस के तहत आपका होना चाहिए, इंडिया की गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से लिखिए। उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई किया है कि इट वाज अ वॉर विच स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन ही था। आपकी जो ग्रीस कार्टरेज थी वो धर्म के साथ ही जुड़ी हुई थी, बट इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बोले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर इसको कन्वर्ट कर दी गई है। साथों साथ जब जवाहरलाल नेहरू अपनी किताबों के अंदर जब बाद में लिखेंगे, वो बोलते हैं कि इट वाज अ फ्यूडल आउटबर्स्ट हेडेड बाय फ्यूडल चीफ। बोले ये सामंती पूरा का पूरा एक विचारधारा के तहत ही ये गाइड करने वाला पूरा का पूरा विद्रोह था। और यहाँ पे जो अध्यक्षता कर रहे थे, इसका जो नेतृत्व ले रहे थे, जो लीडर्स थे, वो भी सब सामंती थे। क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा बहुत ही सामंती। सो नेचर ऑफ रिवॉल्ट के तहत जब प्रश्न पूछा गया कि इंडियन हिस्टोरियंस के अंदर भी आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी। कंटिन्यूअसली हर एक 3, 4, 5, 6 लोग हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन है। वो ओपिनियन के तहत ही यहाँ से प्रश्न आता रहता है। इट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये शायद यूपीएससी ने पूछ चुके हैं या कहीं और कोई एग्जाम के अंदर उसने पूछा था। ओके, सो प्रश्न आता रहता है यहाँ से। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वाज द कॉजेस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट की टाटा फिश क्यों हो गई, क्यों इसका सोसुरिया निकल गया, क्यों हवा निकल गई इसकी। ओके, इंपॉर्टेंट हमको ये देखना है कि सबसे पहला जो है वो है आपका इंटेलेक्चुअल पब्लिक, जो आपकी जो प्रबुद्ध नागरिक हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट ये देखने को मिलता है कि आपकी जो इंडियन पब्लिक का जो एक जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा वर्ग था, दे नेवर सपोर्टेड दिस रिवॉल्टर्स। यहाँ पे जितने भी लोग विद्रोह कर रहे थे, इन्होंने कभी भी इन लोग को सपोर्ट नहीं किया। अभी मुद्दा ये आता है कि ये सर्टेन सेक्शंस ने क्यों सपोर्ट नहीं किया, क्यों करेंगे? क्योंकि दे वर इंग्लिश एजुकेटेड, दे न्यू व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग। क्योंकि अंग्रेजों ने उनको सिखाया था कि भाई साहब आपको विद्रोह नहीं करना है। सो व्हेन दिस पीपल प्रोटेस्टेड, दे इन टर्न सपोर्टेड द इंग्लिश। उन्होंने तो अंग्रेजों को सपोर्ट कर दिया कि कुछ भी हो जाए भाई अंग्रेज सही है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से पढ़े लिखे वर्ग थे ये लोग, एंड दे थॉट कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छे हैं। एंड एज अ रिजल्ट द बॉम्बे एंड द मद्रास आर्मीज आल्सो रिमेन्ड लॉयल। यहाँ पे आपकी सेना के अंदर विद्रोह तो बोला जाता है। तो आप बोलते हो कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो मैंने बताया कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस क्यों नहीं है। इट वाज नाइदर नॉर फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? उसके पीछे का कारण यही था कि एक तो आपकी कॉमन मैन जो लार्ज सेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। ऊपर से इन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। आपकी सेना की अलग अलग 2 रेजिमेंट थी, बॉम्बे और मद्रास की रेजिमेंट, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। दे ऑल्सो रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। तो एक कारण आपको देखने को मिलता रहता है कि अगर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन होता और अवध की रेजिमेंट को छोड़ के और भी आपकी जो भी और रेजिमेंट थी, उनके लोग पार्टिसिपेट करते थे इसमें, और फर्क देखने को मिलता। सेकेंडली, दिस रिवॉल्ट हैड अ लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस। आपकी जो क्रांति हुई, आपने क्रांति करने की कोशिश की, जिसको आप विद्रोह बोलते हो, इसका जो टेरिटोरियल बेस था बहुत लिमिटेड था। वॉज इट नेशनल? यू विल सी कि ये रिवॉल्ट यहां तक ही सीमित। इट वॉज बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू दिस मच पोर्शन ऑफ इंडिया, और आप बोलते हो कि इट वॉज नेशनल। अगर नेशनल होता तो पैन इंडिया की फीलिंग आती है। वो पैन इंडिया वाला आपको यहाँ पे रिवॉल्ट या आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। जितने भी छोटी छोटी जगहें थी, वो दिल्ली और आपका जो अवध और थोड़ा बहुत आपका जो कलकत्ता वाला जो प्रोविंस था, बंगाल वाला प्रोविंस था, वहां पे ही आपको सीमित होता हुआ देखता।
सो व्हेनेवर यू ट्राई टू सी कि इसका जो बेस था, टेरिटोरियल बेस था, वो बहुत ही लिमिटेड था, और साथों साथ सोशल बेस, यहाँ का जो सामाजिक बेस बनने वाला था वो भी लिमिटेड था। बहुत सारे लोग यहाँ के जो पार्टिसिपेट नहीं करते, अगर ये लोग पार्टिसिपेट करते तो आपको और कुछ नजारा देखने को मिलता। भारत 1947 की जगह 1857 के अंदर ही आजाद हो गया होता। आजाद नहीं हुआ होता तो राजाशाही वापिस आ गई होती। इंपॉर्टेंट यही था क्योंकि हम लोग राजाशाही की तरफ गए वापिस। ओके, सो लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस was also one of the reasons behind the causes of failure। आपका ये पूरे का पूरा जो विद्रोह यहाँ के जो सोल्जर्स थे, यहाँ आप देखिए, दूसरा एक रीजन ये भी बोला जाता है कि सबके सब दिल्ली की तरफ भाग रहे थे। एक चलो दिल्ली का नारा लगता है, ये चलो दिल्ली का नारा 1857 से ही शुरू हो गया। એટલે ચલો દિલ્હી, પણ દિલ્હી જઈને કરશો જ ખબર નહીં, છે ને કે આઈએસ બનવું છે, આઈએસ બનવું, હા બની ગયા, હવે શું, એટલે કે હવે નહીં ખબર। ઓકે, now what is the whole point then? All the soldiers they started going towards Delhi। पता ही नहीं था कि दिल्ली जाके करना क्या है आपको, बट दे ओनली हैड वन थिंग इन माइंड कि हमको दिल्ली की तरफ जाना। यू नो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, जैसे पूछा ना यूपीएससी ने कि वाई पानीपत, ऐसा नहीं पूछा कि 3 लड़ाइयां हुई थी उसकी डेट बोल दो, ये वो पीएससी वाला क्वेश्चन। उसने पूछा कि पानीपत के अंदर ही क्यों 3 लड़ाई हुई थी। सो व्हाई दी रिवोल्टर्स स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली ओनली इन 1857, व्हाई नॉट सम अदर प्लेस? इसके ऊपर आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करिएगा। यूपीएससी हैज अ टेंडेंसी टू आस्क द क्वेश्चन। अभी 1857 के अंदर से ही ये क्वेश्चन बना, पर बना है डायरेक्ट नहीं पूछा, पर उससे इनडायरेक्टली पूछा कि ऑल द प्रोटेस्टर्स, अगर आप पढ़ोगे 1857 को तो उसके अंदर यही होता है कि ये यहाँ से जाएगा, ये वहां से जाएगा, अलग अलग बेसिस से सब लोग दिल्ली की तरफ ही जाएंगे। पर करना क्या है दिल्ली जाके, भाई साहब वो नहीं पता, वो दिल्ली जाना है। ओके, आपको तो दिल्ली जाना है इनको, तो लिमिटेड टेरिटोरियल बेस तो यहाँ के सीमित था, सोशल बेस भी इसके साथ बहुत लिमिटेड हो गया। आपकी सोसाइटी के सब सेक्शंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। आउटबर्स्ट ओनली इन वेस्टर्न बिहार, अवध, रोहिलखंड एंड दिल्ली। मैंने बताया कि जो आउटबर्स्ट हो रहा था वो बहुत ही लिमिटेड था। सेकेंडली, द लैक ऑफ रिसोर्सेज विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश। यहाँ के जितने भी सोल्जर्स रिवॉल्ट कर रहे थे उनके पास बंदूकें थी, वो तो चुराई हुई थी। आपने अपने रेजिमेंट को डिफाई किया है तो आपकी जो आर्मरी होगी वहां से थोड़ी बहुत बंदूकें ले ली, 2-4 अंग्रेज रास्ते में मिले, उनको पीट पीट के ठीक है उनके पास से बंदूकें ले ली। बट व्हाट नेक्स्ट? द ब्रिटिशर्स वर वेरी मच एडवांस। ऊपर से आपके साथ बंदूक में तो ग्रीस वाला लोचा हो रहा था, बोले चबाएंगे नहीं तो मारोगे कैसे, गोली नहीं मार पाओगे, ठीक है तो बोले तलवार से लड़ेंगे। अभी सामने गोली लगती थी, तलवार लगती थी, हाउ विल यू फाइट? The lack of resources, and whenever you want to fight a war, whenever you want to do some kind of violent agitation, you need to have good resources. We were not having resources. The secondly, Britishers used the railway network in India for easy transfer of their troops. जहां जहां रेलवे का उपयोग इन्होंने किया है बहुत अच्छी तरह से किया। रेलवे से पहले टेलीग्राम का उपयोग किया, बोले टेलीग्राफ भेज दो, बोले कम सून पीसेंट्स अराइव, कम सून सोल्जर अराइव, तो सामने आ जाती थी इनकी रेनफोर्समेंट। પેલું ભાલા તલવારથી આપણે કેટલું લડીએ, પોસિબલ જ નતું। यू सी कि ये लोग टेलीग्राफ करते थे, हमने एक था रोटी और ऑनियन, उसका एक कोड रखा था, ओके, या कबूतर को भेजते थे, बोले हम लोग ठीक है हम लोग को मदद कर दो। सो डू यू थिंक दैट द मॉडर्निटी एंड द मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हेल्प देम इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? अंग्रेजों ने जो आधुनिकता की शुरुआत की थी, जो सुपीरियोरिटी थी ब्रिटिशर्स की, जो डिसिप्लिन, यूज ऑफ फोर्स था, यूज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये पूरे के पूरे यहाँ उनको फायदा होता है। वो चाहे रेलवे हो, पोस्ट हो, टेलीग्राफ हो, साथों साथ इनकी जो डिसिप्लिन है फोर्स, यहाँ पे हम लोग की फोर्स के अंदर डिसिप्लिन ही नहीं था। एक आर्मी यहाँ से जा रही है, एक आर्मी वहां से जा रही है। यू नो व्हेनेवर यू सी पीपल प्लेइंग फुटबॉल इन द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, एक तो 11 की टीम नहीं होती, वहां 30 की टीम होती है, एंड दे विल प्ले विद दिस रबर बॉल, एंड 30 के 30, मतलब 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे, 60 के 60 लोग सब एक दिशा में बॉल की तरफ भागेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि रूल्स नहीं पता है, डिसिप्लिन नहीं पता। दिस इज जनरली होता है कि बच्चे होते हैं तो उस तरह से स्कूल वूल में खिला करते हैं। यहाँ पे भी यही होता था कि सब लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, बट दे वर नॉट हैविंग डिसिप्लिन। इनके पास एक लाइन ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ करता था, कौन नेता है, कौन अभिनेता है, कौन सेनापति है, किसी को कुछ पता ही नहीं। बट द ब्रिटिशर्स वर वेरी एडवांस, दे वर हैविंग रिसोर्सेज, अच्छा खासा यूज कर दिया इन्होंने, उसका भी इसको फायदा मिलता रहता है। ये फायदा हमारे लोगों को नहीं मिलता। हमारे पास जो भी हथियार थे वो भी लूटे हुए थे, वो भी बचे खुद से हथियार थे। ओके, सेकेंडली द रिवोल्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फ्यूडल इन कैरेक्टर, बहुत ही सामंती विचारधारा हो। और यहाँ पे जो भी अध्यक्षता करने वाले लोग थे वो भी बहुत ही सामंती और फ्यूडलिस्टिक इसके लिए बोला जाता है क्योंकि एक तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था,
और सेंट्रल लीडरशिप भी। सेंट्रल लीडरशिप अगर होती तो आपका एक स्ट्रक्चर होता तो ऊपर से एक लाइन ऑफ कमांड होता और कमांड के तहत ही सब लोग फॉलो करते। बट यहाँ हुआ ऐसा कि बहादुर शाह जफर को आपने शहनशाह हिंदुस्तान तो बना दिया, बोले आप बादशाह हो गए, बोले ठीक है, तो इन्हें बगा सुखा था मॉडर्न पता सुहा भी गया। बट हुआ यह कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स से, जितने भी सोल्जर्स का एक ग्रुप होगा वहां लड़ रहा होगा, दूसरा आपका जो राजा होगा उसकी छोटी मोटी आर्मी होगी वो लड़ाई कर रही होगी, बट सेंट्रल लीडरशिप नहीं था और सबकी विचारधारा भी बहुत ही फ्यूडल थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं थी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, और जब आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आइडियोलॉजिकली कोहेरेंट नहीं होगे ना तो आप आंदोलन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो चीज आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट सिखाता है। जब भारत की आजादी की जो लड़ाई शुरू होती है पोस्ट गांधी एंड प्री गांधी, यू ट्राई टू सी कि देयर वाज नो कोहेरेंट आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी क्या थी? पहले मॉडरेट्स हुआ करती थी, फिर एक्सट्रीमिस्ट हुआ गई, फिर बीच में रिवॉल्यूशनरीज आ गए, गदर आया, ये आया, फला आया, कुछ भी नहीं हुआ। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से एक कोहेरेंट आइडियोलॉजी कौन लेके आया? वो है गांधी। गांधी लेके आया कि भाई मुझे अहिंसा के मार्ग के ऊपर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। आई नॉट फॉलो द ब्रिटिश ऑर्डर्स, कुछ भी हो जाए, आई फॉलो वन आइडियोलॉजी दैट इज नॉन वायलेंस। क्यों? क्योंकि उसी को वो जो डटे रहे वो उसको पकड़ के रहे। When this soldiers revolted, यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि आइडियोलॉजी कोहेरेंट नहीं थी। It was very feudal। फ्यूडल के पीछे यही था कि they tried to proclaim बहादुर शाह as the emperor। बोले एम्परर बना शाहजहां, बोले हमको बना दिया शहंशाह। अभी दिस गाय मैंने बताया कि ये एक तो 80 साल के ऊपर की एज हो गई। And when the soldiers visited his रेड फोर्ट, वहां पे उसका जो दरबार था वहां जाते हैं तो पहले सो रहे होते, तो आधी रात को आपके सोल्जर्स पहुंचते हैं वहां। बोले राजा राजा उठो। बोले क्या हो गया? हमको राजा बनाने आए। बोले वो इंग्लिश को पूछना पड़ेगा। बोले इंग्लिश को हमने मार दिया है, जो इंग्लिश रेसिडेंट था रेड फोर्ट के अंदर उसको हमने मार दिया है, और आपको शहंशाह हिंदुस्तान। उसके पहले ये भाई साहब इतने हक्के पक्के रह गए थे तो आगरा में टेलीग्राम कर देते ब्रिटिश रेसिडेंट। बोले यहाँ कुछ सोल्जर्स आए हैं विद्रोह करने के लिए। बोलो मैं क्या करूं? मुझे राजा बनाना चाहते हैं। अभी ऐसा राजा होगा तो क्या हालत होगी आपकी? बोले वो खुद अंग्रेजों को पूछ रहा है कि भाई मुझे राजा बनाना चाहते हैं, मैं राजा बनूं वापिस? क्योंकि ही वॉज लिविंग ऑन द पेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये एक पपेट की तौर के ऊपर इसको बना के रखा था, खाली एक लेजिटिमेसी देने के लिए कि होता नहीं चाहिए, ठीक है इनका। तो इनका जो राज्य था वो लाल किले के बाहर कभी गया ही नहीं था। बहादुर शाह और उनके जितने भी इनके आगे वाले थे वो सबसे जो भी था वो ब्रिटिश रेसिडेंट और ब्रिटिश अथॉरिटी से उसको रूल कर रहे थे। सो व्हेन यू हैव दिस आइडियोलॉजी विच इज वेरी फ्यूडल। क्यों? अगर आप बोलते हो कि आजादी की पहली लड़ाई है तो आजादी की तरफ आप थोड़ी गए थे। यू आर गोइंग बैक टू द ओल्ड सिस्टम, और वो ओल्ड सिस्टम क्या थी? आपकी मोनार्की। सो व्हाई इट इज नॉट टर्म्ड एज द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? क्यों? क्योंकि अगर आप राष्ट्रवादी होगा तो आप क्या बोलोगे कि आप हमको लोकशाही की तरफ जाना चाहिए, कुछ मॉडर्निटी, कुछ नए आइडियाज होने चाहिए। ऑल दी सोल्जर्स दे हैड नो आइडियाज। क्यों? क्योंकि अभी तक उनको ऐसा था कि इसके पहले हम लोग किसके अंडर में काम करते थे? बोले राजा हुआ करते। फिर अंग्रेज आ गए तो बोले राजा को फिर से बना दो। उनको पता ही नहीं था कि भाई नई आइडियोलॉजी भी उभर के आ रही थी। 1857 का टाइम था, यूरोप के अंदर यूनिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था। जर्मनी एंड इटली आपके नेशन स्टेट्स बनने शुरू हो गए थे ऑलरेडी। इंग्लैंड, फ्रांस, वहां पे तो नेशन स्टेट्स, राष्ट्र राज्यों का उदय हो चुका। बट दिस गाइज वर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। कुछ पता ही नहीं था कि लोकशाही की तरफ जाना है। ऊपर से हर एक आदमी अपने आप को राजा बनाना चाहता था। नाना साहब ने बोल दिया कि मैं पेशवा हूं। नाना साहब पता होगा आपको, ठीक है, कानपुर के अंदर उनके साथ भी यही हादसा हो जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजों ने बोल दिया कि भाई तुम एडॉप्टेड सन हो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो जब कानपुर से अंग्रेज को हटाया गया तो बोल देंगे कि हम भी राजा बनेंगे। तो सबको राजा बनना था, सेंट्रलाइज लीडरशिप कब आएगी? आपकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, आपके सोल्जर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी नहीं थे, आपको लिमिट करने वाली आपको जो सपोर्ट करने वाली जो बेस थी वो आपको एक हद से ज्यादा आपको ज्यादा सहारा नहीं दे पाई, तो आपका रिवॉल्ट अपने आप सप्रेस होना ही था। तो बाय सितंबर 1858 यू विल सी कि ये पूरा का पूरा रिवॉल्ट खत्म कर दिया गया। सो विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 years द रिवॉल्ट विच स्टार्टेड एज अ वॉर for the soldiers, for the protection of their religion, for the protection of their rights, got converted into, was supposed to have converted into a national, but somehow we couldn't, वो नहीं हो पाता। उसके पीछे हम लोग कारण देख रहे थे, वो कारण यही थे। Okay, so what were the causes behind the failure of the revolt of 1857? जनरली यहाँ से थोड़े बहुत प्रश्न आपके लीडर्स के ऊपर भी आते रहते हैं कि किन किन लोगों ने इसकी अध्यक्षता की थी।
कानपुर के अंदर मैंने बताया कि नाना साहेब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत इनकी गद्दी छीन ली थी अंग्रेजों ने, क्योंकि इनको पेशवा नहीं बनाया। ओके, तो बोले मैं पेशवा बन जाऊंगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मुझे राजा बनना है। लखनऊ के अंदर रानी हुआ करती थी बेगम हजरत महल, नाम याद रखिएगा। बरेली के अंदर जो एक आपके रोहिलखंड के जो राजा थे उनके डिसेंडेंट थे खान बहादुर, उनका भी नाम याद रखिएगा। आपका जगदीशपुर नाम की जगह थी, वहां पे कुंवर सिंह जमींदार हुआ करते थे। भी जमींदार ने क्यों कूदा, हमने कारण देख लिए कि क्यों बेगम हजरत महल ने कूदा, क्यों, क्योंकि उनका सत्ता जा रहा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन। ओके, सो कंटिन्यूअसली द प्रिंसली स्टेट्स, नाना साहब ने क्यों कूदा, क्योंकि वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स उनके ऊपर भी लागू किया जा रहा था। मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, आपका मॉडर्न डे जो अयोध्या वाला जो एरिया है फैजाबाद, वहां पे मौलवी अहमदुल्ला भी यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं। फाइनली झांसी के अंदर आपकी रानी झांसी, ओके, लक्ष्मीबाई, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। ओके, सो कंटिन्यूअसली लीडर्स ऑफ द रिवॉर्ड के ऊपर प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं वो है आउटकम और व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिस। जनरली आउटकम के तौर के ऊपर एक प्रश्न या मेन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आउटकम है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850। देखो, अभी तक मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रिटिश रूल इन इंडिया के तहत 1853 तक पढ़ा दिया था। वहां से ही हम लोग अभी देखेंगे वो अलग अलग रूल्स या अलग अलग जितने भी आपके जो एक्ट आते रहेंगे वो क्रोनोलॉजिकल वे में, वो कॉज एंड इफेक्ट के तौर के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। वो कॉज एंड इफेक्ट के तौर के ऊपर 1858 का रिवॉल्ट जो है वो इफेक्ट के तौर के ऊपर आया। कॉज क्या था? 1857 का रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट हुआ, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 पास किया। पहला उसका जो मेन आउटकम रहा, पावर ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन, हेंस ब्रिटिश पार्लियामेंट बोल दिया कि अब की बार क्वीन की सरकार, नो मोर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार। ठीक है, तो कैप्टन रसल बेचारे नाराज हो गए। एक टाइम के ऊपर क्वीन ने इनको परवाना दिया था, वही परवाना, इनका जो परमिट था वो छीन लिया गया। साथों साथ दूसरा आउटकम बोला जाएगा कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होगी उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा वाइसरॉय की पोस्ट के ऊपर। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय, हम यहाँ के वाइसरॉय हैं। साथों साथ दो ऑफिसेज हुआ करती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब एस्टेब्लिश की गई? इट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही थे जब से कंपनी को एस्टेब्लिश किया। ये दोनों की दोनों ऑफिसेज को अबॉलिश कर दिया। बोथ द ऑफिसेज वर अबॉलिश्ड एंड अ न्यू ऑफिसेज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक नई एक पॉलिटिकल पोस्ट बनाई गई जिसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद काउंसिल मेंबर ऑफ 15। ये 15 लोगों की काउंसिल के साथ यहाँ पे भारत की। तो इंडिया के अंदर वाइसरॉय और लंदन के अंदर कौन सी पोस्ट हुआ करती थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दिस ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कि ये दोनों की दोनों ऑफिस को अबॉलिश कर दिया जाता है। ओके, साथों साथ मेंबर्स ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज वर टू बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। भारतीय सिविल सेवा के तहत आपके जितने भी प्रतिनिधित्व होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, उनको स्पर्धात्मक परीक्षा के तहत ही उनकी अपॉइंटमेंट होगी। 1861 के अंदर एक एक्ट पास किया जाता है जिसका कहा जाता है इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, वहां से शुरुआत होती है। बट 1858 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अंदर ये मेंशन कर दिया जाएगा। सेकेंडली, द लैंड्स ऑफ द जमींदार्स वाज रीइंस्टेटेड। यहाँ पे इनको ये चीज पता चला कि जमींदार ने क्यों पार्टिसिपेट किया, आमिर खान ने क्यों पार्टिसिपेट किया, सॉरी आपका जो अमरीश पुरी या कुंवर सिंह, व्हाट इज द कुंवर सिंह पार्टिसिपेटेड? क्यों? क्योंकि उसकी जमीनें छीन ली थी सरकार ने। तो दे रियलाइज कि जमींदार को अगर काबू में रखना है तो उसको जमीन दे दो, हमारा काम करते रहेंगे। एंड एज अ रिजल्ट द लैंड ऑफ द जमींदार्स वर रीइंस्टेटेड। One of the reasons behind the failures of the 1857 revolt was also attributed to जमींदार। जमींदार कारण भी बनते और जमींदार जो आपका 1857 की जो क्रांति जो असफल रही उसके पीछे भी कारण थे। असफल रहने के पीछे ऐसा बोला जाता है कि अंग्रेजों ने जब क्रांति चल रही थी, जो आपका विद्रोह चल रहा था, उसी दौरान इन्होंने इनको एक गाजर लटका दिया। बोला था कि आप अगर हमारा सपोर्ट करोगे तो हम आपकी जमीनें वापिस देंगे। तो कभी कुंवर सिंह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करता है। सो एज ए रिजल्ट आपका जो सोशल बेस है ना, जो सपोर्ट बेस है, वो टूट गया। क्योंकि जमींदार की बड़ी बड़ी सेना हुआ करती थी। जमींदार मैंने बताया लठियार रखा करते थे बड़े, तो उन्होंने अच्छा खासा पार्टिसिपेट, दमखम उनका बहुत था। बट कुंवर सिंह जैसे लोग इधर उधर कूदते रहे तो आपका जो सपोर्ट बेस टूट गया। साथों साथ अंग्रेजों को ये चीज पता चली कि दे विल नॉट ट्राई टू एनेक्स एनी मोर स्टेट्स। लॉर्ड कैनिंग बोलते हैं कि नए राज्यों का ब्रिटिश इंडिया के अंदर हम लोग विलय नहीं करेंगे, हम लोग नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि दे आइडेंटिफाइड
one of the reasons behind the revolt of 1857 was subsidiary alliance and doctrine of lapse. रानी झांसी क्यों कूदी? यही था ना, रानी झांसी इसके लिए कूदती है कि भाई मेरी झांसी को आपने एनेक्स कर दिया है. सो इन्होंने बोल दिया कि आज के बाद हम लोग कोई भी स्टेट को एनेक्स नहीं करेंगे. वी डू नॉट वांट दिस काइंड ऑफ सिस्टम इन इंडिया. इसके कारण ही आप देखिए कि डलहौजी को जवाबदार बोला जाता है 1857 के रिवोल्ट. उसकी जो पॉलिसी थी, जो इफेक्टिव कंट्रोल की पॉलिसी थी, उसके कारण ही 1857 के रिवोल्ट को अच्छी खासी चिंगारी लगी. अगर डलहौजी इफेक्टिव कंट्रोल की पॉलिसी, जो आयरन हैंड की जो पॉलिसी है, जो लोहे के हाथ की जो नीति थी डलहौजी की, उसको थोड़ा लूज किया होता तो अच्छी तरह से वो शासन चला पाता. बट हुआ ये कि डलहौजी ने यहाँ पूरा का पूरा बेस बना के चला. अंग्रेजों को ये चीज का आइडेंटिफिकेशन, उनको पता चला कि यार कुछ भी हो जाए हम लोग एनेक्स करेंगे तो यहाँ पे रिवॉल्ट हो सकता है, कि इन्होंने एनेक्स ही नहीं किया. वेरी स्मार्ट मूव्स. यू सी फ्रॉम 1858 यहाँ पे इन्होंने लार्ज स्केल कोई भी एनेक्सेशन नहीं. जो भी स्टेट से वो 1947 तक रहे. अगर कर दिए होते तो यहाँ इंटीग्रेशन में हमको यूनिफिकेशन में दिक्कत नहीं आती फिर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती. ये इंडिया के अंदर सेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा है अलगाववाद का, वो भी खत्म हो गया होता. बट ये दे वर वेरी स्मार्ट. उनको ये पता चला कि हमको यहाँ शासन ही करना है, और शासन करने के पीछे एब्सोल्यूट पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं रखा, पर इकोनॉमिक राइट्स हमको मिल गए तो चलेगा. इकोनॉमिक गेन्स मिल रहे थे स्टेट्स के ऊपर से, तो एनेक्स करना बंद कर दिया. कुछ भी एनेक्सेशन बंद कर दो. ओके. यूपीएससी प्री 2014 1857 यूपीएससी का बहुत ही प्यारा टॉपिक है. 2-3 साल में एक आध प्रश्न पूछता रहता है यहाँ से. व्हाट वर द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन? टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, to replace the Indian administration under British Crown, and to regulate East India Company trade with it. क्या था? B. How many for A? The majority for B. के लिए कितने लोग? सी के लिए तो नहीं होगा. टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, ये तो कहीं पे देखने को ही नहीं मिलता. ओके. एंड सी और डी तो आपका अपने आप ही निकल जाएगा. अब देखिए कि ए वाला है टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स. मैंने बताया ना कि इन्होंने पॉलिसी के तहत ही बोल दिया कि वी विल नॉट एनेक्स एनी इंडियन स्टेट. इसका मतलब क्या होता है कि दे विल नॉट क्लेम एनी दैट इंडियन स्टेट्स विल बी एनेक्स्ड. सो स्टेटमेंट 1 इज राइट. अगर आप देखिएगा कि स्टेटमेंट 1 राइट होता है, एंड टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू ब्रिटिश क्राउन, ये तो हमने देख ही लिया कि अब की बार क्वीन की सरकार, बोले नो मोर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार. कहो दिल से क्वीन फिर से. ओके. हाँ ठीक है. तो रानी फिर से आ गई. देखो मोनार्की थी ना इंडिया के अंदर. ब्रिटिशर्स जब आए उसके पहले मोनार्की हुआ करती थी. मोनार्की क्या थी? मुगल की मोनार्की हुआ करती थी. बट यहाँ मोनार्की थोड़ी चेंज हो गई. अभी रानी आ गई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट आ गया है. ओके. और ये एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, मैंने अगर आप पिछली स्लाइड्स देखोगे तो यहाँ ये बताया है ना कि नो मोर एनेक्सेशन ईस्ट इंडिया. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही पूरा पूरा प्रोक्लेम कर दिया जाए. तो कुछ भी हो जाए यहाँ हम लोग कुछ एनेक्स नहीं करेंगे. ओके. तो डिस्क्लेम एनी एनेक्सेशन, ये पूरा का पूरा 1 and 2 जनरली राइट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव रहता है. 2006 के अंदर प्रश्न पूछा, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सुपर म्यूटिनी? कौन था? देखो ये डलहौजी किसने बताया? डलहौजी 1856 तक थे भाई साहब. 1848 से 1456 तक. इंपॉर्टेंट ये था कि लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय इन ब्रिटिश. फिर से गवर्नर जनरल की पोस्ट रिवाइव करते हैं हम लोग. ओके. जब हम लोग 47 के बाद फिर से आजादी की तरफ जाएंगे. ओके. बट इंपॉर्टेंटली ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल, वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 1857 सिपाही म्यूटिनी, एंड लॉर्ड डलहौजी 1856 के अंदर ही चल बसे थे. ओके. इंग्लैंड चले गए. ओके. 2005 के अंदर पूछा है ये कहाँ बिलोंग किया कर? तो मैंने जगदीशपुर लिखा है. जगदीशपुर कहाँ आया? वो उज्जैनी था. उज्जैन नहीं था. ठीक है. देखो जगदीशपुर ट्रेडिशनली कंस्टिट्यूट्स ऑफ द मॉडर्न डे भोजपुरी स्पीकिंग एरियाज ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश. ओके.
एंड जगदीशपुर ट्रेडिशनली जो आज की तारीख में वो बिहार के अंदर आया है, ईस्टर्न बिहार के अंदर आता है। सो ही बिलोंग टू बिहार। ये बुक के अंदर लिखा गया है, मैंने स्लाइड्स के अंदर इसके लिए नहीं डाला था क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर डाला था। तो जगदीशपुर के अंदर ब्रैकेट में मैंने बिहार नहीं डाला। ओके, जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर पूछा कि मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से बिलोंग करते थे, फैजाबाद से थे, ठीक है। अगर यूपी पूछा तो ठीक है, पर फैजाबाद पूछा तो रानी की झांसी सबको पता होता है कि भाई लक्ष्मीबाई झांसी से बिलोंग करती, बट ऐसे उठपटांग नाम भी पूछा करेंगे। ओके, 2005 के अंदर और एक पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वर नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857? चित्तूर है, चित्तौर नहीं। चित्तूर इज इन साउदर्न इंडिया। ओके, तो झांसी, जगदीशपुर एंड लखनऊ, बोथ दिस थिंग्स हमने देखा ना कि झांसी के अंदर थे। ओके, चित्तूर ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के अंदर ध्यान रखिएगा। दिस इज चित्तूर। चित्तौर होता तो भी चल जाता, तो भी वो मैप के अंदर हमने देखा है कि रेड कलर का जो मैंने ऑब्जेक्टिफाई किया था उसके तहत नहीं आ रहा था। ओके, यहाँ से इंडियन रिस्पॉन्स का जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट था वो खत्म होता है, और ट्रेडिशनल एस्पेक्ट के बाद हम लोग अब देखेंगे वो है मॉडर्न। मॉडर्न रिस्पॉन्स को देखने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न रिस्पॉन्स के तहत 3-4 फीलिंग हम लोग को सबसे ज्यादा समझनी है। वो है डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, देखेंगे कि ये राष्ट्रवाद नाम की चिड़िया क्या है। Being a student of history, I find it very interesting what is going on in and around the political and the social circles. साथों साथ वहां से ही आपकी पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन बननी शुरू होगी, छोटे छोटे राजकीय संगठन बनेंगे, और उसके बाद से ही आपका फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस देखने को मिलेगा। और उसके अंदर भी जो अर्ली नेशनलिस्ट हो गए, प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता, जिन्हें आप मॉडरेट्स कहते हो या नरमपंथी या नरम दल की विचारधारा या नरम विचारधारा वाले लोग कहते हो, उनका ही पूरा का पूरा डेवलपमेंट है। आई गेस 5-10 मिनट पढ़ लेते हैं, थोड़ा अभी टाइम है ना, 12:40 हुआ है। वी स्टार्टेड ऑफ लेट। व्हाट इज नेशन? दिस इज नॉट योर पार्ट ऑफ प्रेजेंट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर नहीं आता है, बट जनरली मैं ये टॉपिक्स को पढ़ा देता हूँ 10-15 मिनट। व्हाट इज नेशन? एक भाषा होता है, साइकोलॉजिकल। देन व्हाट इज अ स्टेट? देन व्हाट इज अ नेशन स्टेट? यू नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई बिटवीन दिस 3 एस्पेक्ट्स। तो ही आप, और वहां से ही जो फीलिंग आती है नेशनलिज्म की, उसको स्टेट पॉलिटिकल है, नेशन कल्चरल है, और इन दोनों का कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट को इकट्ठा कर दोगे तो आप नेशन स्टेट की तरफ बढ़ोगे। तो वहां से ही आपका मुद्दा आता है, वही व्हाट इज नेशनलिज्म देन? तो इज इट रिलेटेड टू स्टेट ओनली और इज इट रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ नेशन? ठीक है, 3-4 मुद्दे हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। स्टेट के पीछे, अगर स्टेट किसको कहते हैं, राज्य किसको कहते हैं, सो पॉलिटिकल साइंस की टर्म के ऊपर देखोगे, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कॉल्ड स्टेट? तो दी मॉडर्न स्टेट, जो इसकी डेफिनेशन है, मकाइवेली करके इटालियन थिंकर भी हुआ करते थे, उनकी किताब भी है द प्रिंस। अगर आप कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्र के अंदर काफी सारा पॉलिटिकल उन्होंने कमेंट्री लिखी है, तो मकाइवेली को भी आप पढ़ सकते हो, प्रिंस के अंदर काफी उम्दा लिखते हैं। सो द इटालियन स्टेटमेंट्स, इन्होंने स्टेट की डेफिनेशन के पीछे 3-4 मेन एट्रीब्यूट्स को लिंक किया है। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, अगर आप पॉलिट साइंस की टर्म के ऊपर देखोगे। पहला है वी द पीपल, तो यहाँ की लोग होने चाहिए अगर आप राज्य बनाए। सेकेंडली, द पीपल शुड हैव अ टेरिटरी ऑन विच दे लिव। यहाँ हिंदुस्तान है, वहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, ये बीच में नो मैंस लैंड आ जाती। तो एक राज्य, जैसे हम लोग, दिस क्लासरूम की टेरिटरी है, दिस इज द इनसाइड दिस 4 वॉल वी हैव दिस सेकेंड एट्रीब्यूट ऑफ द स्टेट, अगर राज्य की डेफिनेशन देनी हो। तीसरी होती है द गवर्नमेंट टू रूल एंड रेगुलेट द लाइव्स ऑफ द पीपल। से फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्लासरूम आई एम द गवर्नमेंट, मैं जो बोलता हूँ वो सही है, मैं जो बोलता हूँ वो गलत है, बट एक सरकार है, एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। आप में से किसी को मैंने मॉनिटर अपॉइंट कर दिया, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, यू ट्राई टू ऑब्जर्व, कौन विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है उसको दबा दीजिएगा। ओके, ऑल दिस थिंग्स। एंड ये सिस्टम तो आपके पुराने स्टेट्स के अंदर भी हुआ करती थी। पुराने राजा थे तो राजा के अंदर प्रजा हुआ करती थी,
वहां पे टेरिटरी हुआ करती थी। राजा अगर पहले के टाइम के ऊपर आप देखोगे कि जो आपकी मोनार्की या आपके ऑल द किंग्स और आपकी जो किंगडम हुआ करती थी, उनके अंदर भी दे यूज्ड टू हैव अ टेरिटरी। टेरिटरी भी वो डिफाइन किया करते थे अपने हिसाब से, और साथ साथ उनकी सरकार भी हुआ करती थी। एक गवर्नमेंट का फॉर्म तो था ना, आपके सेना अध्यक्ष थे, सेनापति थे, आपके सिविलियंस हुआ करते थे, एडवाइजर्स हुआ करते थे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न डे पॉलिटिकल स्टेट एंड अ किंग, जो आपकी मोनार्की हुआ करती? राइट्स। राइट्स के साथ साथ उसको और थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे, वो चौथा एस्पेक्ट है, वो है आपकी सोवरेनिटी। व्हेनेवर द पीपल हैव द राइट्स and the people are considered sovereign, तो आप उसको स्टेट की डेफिनेशन। सनी देओल क्यों बौखला जाता है गदर मूवी पे? The reason behind the sovereignty of this land was being violated. पहले के स्टेट्स के अंदर आप देखोगे, जिसे आप नेशन स्टेट्स या स्टेट्स की डेफिनेशन के तहत, जो मोनार्की के तहत जो राज्य हुआ करते थे, राजाशाही के तहत, तो वहां पे लोग थे, लोग के साथ साथ आपकी टेरिटरी थी, टेरिटरी के साथ साथ गवर्नमेंट थी, बट द पीपल वर नॉट सोवरेन। The territory was defined by the will of the king or the sword of the king. पहले के टाइम राजा क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ किया करते थे ना, घोड़ा दौड़ता रहता था, जहां तक घोड़ा दौड़ेगा तब तक उसकी राज्य की सीमा चलती रहेगी। बीच में कोई राजा आया तो उसके साथ आर पार की युद्ध दो याद कर देते थे। उसके बाद घोड़ा गिर गया, दूसरा घोड़ा लेके आए, शक्तिमान गिर गया फिर से। ओके, यू नो अबाउट शक्तिमान? ओके, सो सॉवरेनिटी का जो केस आता है, तो जब तक आपकी जो सॉवरेनिटी वाला केस फुलफिल नहीं होगा, तो आप उसको स्टेट नहीं कहो। स्टेट तभी कहा जाता है कि जब आपके पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट और साथों साथ अगर आपकी सोवरेनिटी होगी, तो ही आप उसे स्टेट कहो। तो पॉल साइंस की टर्म के ऊपर ये चारों के चारों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। नेशन स्टेट, नेशनलिज्म किसके कहते हैं, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, वो भी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे।